नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। 2 चरणों का मतदान हो गया देश में। अब देश ने क्या मन बनाया, ये मोटे तौर पर जो लोग जमीनी हकीकत को नापने की क्षमता रखते होंगे उनको समझ आ रहा होगा, क्योंकि 2 चरणों में देश के एक बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व हो गया। अब ऐसे में आपको ये तो पता लग ही जाता है कि भाई गाजियाबाद का आदमी जो मन बना रहा है, नोएडा का आदमी उससे बिल्कुल 360 डिग्री के पर तो अलग नहीं बनाएगा। एक भाव चलता है, एक लहर चलती है, एक गति होती है चुनाव। इसके बाद 2 चरणों के चुनाव के बाद भी अभी तक विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस इस बात पर अटकी हुई है कि भाजपा वाले और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं देश से। भाई 400 सीटें मांगना कोई गुनाह है? नहीं मांगी जानी चाहिए। आप देखिए, राहुल गांधी से लेके खड़गे जी से लेके और मोहल्ला कमेटी तक का कांग्रेस का नेता, उसके भाषण को आप देखिए, वो कहेगा ये 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं। एक उदाहरण से देखिए कि आप किसी इम्तिहान में बैठते हैं, बहुत विलक्षण कोई हो, भाई मैं नहीं कह सकता क्योंकि कबीरा ही संसार में भांति भांति के लोग, लेकिन सामान्यतः 99% ऐसे ही विद्यार्थी होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं सर्वोत्तम आऊं। 100 नंबर का पर्चा है तो मेरे 100 में 100 क्यों नहीं आए? अच्छा 100 नहीं आए तो 90 तो आए। बहुत नीचे कंप्रोमाइज करता तो कहता भाई डिस्टिंक्शन आनी चाहिए, 75 से कम पर नहीं, 100 में 75 तो आए। राजनीति में चुनाव भी एक इम्तिहान है। तो उस इम्तिहान में अगर भाजपा या कोई भी दल होता, वो 400 सीट चाह रहा है और उसके लिए लड़ रहा है, कह रहा है मेरा लक्ष्य है 400 सीट का, लक्ष्य ही रखा जा सकता है। न विद्यार्थी इम्तिहान में नंबर खुद अपनी कॉपी खुद जांच सकता है, न चुनाव में नेता, लेकिन लक्ष्य तो विद्यार्थी और नेता को तय करना होगा। कांग्रेस इस बात पर नाराज है, उसका मूड ऑफ है कि 400 क्यों मांग रहे। आप 500 मांगो। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और अब तो जीजा जी भी, रॉबर्ट वाड्रा, उनका भी फोटो लग गया अमेठी में भैया, इसलिए मैंने उनको भी जोड़ दिया इन लोगों में। अब अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार लो कर लो बात। जीजी नहीं, जीजा जी, जीजी गई, जीजा जी आए। और वो जमीन से जुड़े हैं, आप जानते ही वाड्रा जी, जहां जमीन वहां वो जुड़े हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूं। ये सब लोग मिलके अगर ये कहते कि भाई बीजेपी वाले 400 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हम 450 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो पुलिस पकड़ लेती क्या? मुकदमा होता क्या? FIR लिखी जाती क्या? नहीं ना, मेरी मर्जी। एक ही बच्चा 100 में 100 नंबर लाने का लक्ष्य रखेगा, ऐसा तो किसी डॉक्टर ने बताया नहीं ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है? सारे छात्र ये लक्ष्य लेके चले 100 में 100, क्या दिक्कत है? आएंगे जिसके उसके आ जाएंगे। लक्ष्य तो लेकर चलो। अच्छा आप सोचिए, कल्पना करिए कि क्या सोनिया गांधी अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती हमारा इंडिया अलायंस और हम 450 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 1984 में इंदिरा जी के निधन के बाद जो चुनाव हुआ था,
जिसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, उसमें कांग्रेस ने 400 पार किया था, लेकिन वो 425 पार नहीं किया था। अब कि हम 450 पार करेंगे, तो कौन रोक सकता था उनको? नहीं ना। ऐसा तो नहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कोई जाके भाजपा रिपोर्ट लिखा देता। आपको इस बात पर नाराजगी क्यों कि मोदी 400 पार का नारा क्यों दे रहे? आप 500 पार का नारा दीजिए। जिसके नारे में दम होगी वो टिक जाएगा, और जिसके नारे में दम नहीं होगी वो जय श्री राम। क्या दिक्कत है? 4 जून को फैसला हो जाता। आपको 44 सीटें आई थी 19 में, फिर 52-53 आई शायद, 14 में 44 आई थी, फिर 19 में 52-53 आई। आप 60 पार का ही नारा लगाओ फिर कि अब की बार 60 पार। कोई लक्ष्य तो रखिए। नहीं, आप मेरी बात मत मानिए। इंडिया अलायंस के जितने बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, जीजा जी, रॉबर्ट वाड्रा, MK स्टालिन, लालू जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, जितने बड़े नेता, ये मोटे तौर पर बड़े नेता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, किसी का ऐसा कोई वक्तव्य आपको स्मरण आ रहा है चुनाव के दौरान जिसमें उसने कहा हो कि हमारा गठबंधन 300 सीट पाएगा, हमारा गठबंधन 350 सीट पाकर सरकार बनाएगा, हमारा गठबंधन 400 सीट पा? किसी का वक्तव्य सुनने आ रहा है? नहीं। बस इम्तिहान दे रहे हैं, बोले पास हो गए कि फेल, बोले छोड़ो यार देखेंगे, पर्चा दे रहे। क्या 33% के लिए लड़ रहे हो तो वही बोलो कि भाई हम पासिंग मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं, तो उतना तो बोलो। पासिंग मार्क्स क्या होता है फिर? लोकसभा में तो अगर आपको विपक्ष का नेता बनना है किसी पार्टी के व्यक्ति को, तो 10% सांसद उसके चुन के आने चाहिए पार्टी की लोकसभा में। तो 55 तो मान ही लीजिए, उससे नीचे में तो फिर नाक कट गई, लुटिया डूब गई। ये पहला चुनाव है जिसमें विपक्षी दल इस बात पर खींच रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि भाजपाई क्यों कह रहे 400 पार। वो इस बात की कोशिश नहीं कर रहे कि हम भी कुछ लक्ष्य रखें और नारा लगाएं 450 पार, 500 पार। बस ये कि 600 पार मत कर दीजिएगा, क्योंकि उतनी सीटें नहीं लोकसभा की। लेकिन आप नहीं बोल रहे। ये आपके चुनाव संचालन का जो तरीका है ना, प्रबंधन जो है वो फॉल्टी है। आप मनोवैज्ञानिक लड़ाई में हार जाते हैं इसी तरह के अपने इस तरह के व्यवहार से। गांव में जाइए, देहात में जाइए, कस्बों में, अर्ध शहरी इलाकों में जाइए, वहां आदमी कहता है कि भाई इन्हीं का जोर है भाजपा वालों का। ये कहां से बात आई भाई? किसी का जोर का कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं कि किस जोर की कोई लिखा पढ़ी होती हो कि तौल नाप के कोई बताता हो कि भाई ये 11 किलो के हैं, ये 8 किलो के, ऐसा तो है नहीं। ये माउथ कैंपेनिंग है, ये इंप्रेशंस हैं जो मानव मन में इकट्ठे होते हैं, और उसमें कई कोण होते हैं चुनाव में। आदमी सब्जी लेने गया, वहां कुछ चर्चा सुनी, अनाज मंडी गया, वहां कुछ चर्चा सुनी, बच्चे को स्कूल छोड़ने गया, वहां और माता पिता आए थे, उनसे साथ कुछ चर्चा सुनी, चाय के ढाबे पर कुछ चर्चा सुनी, कार्यालय गया, वहां कुछ चर्चा सुनी, कचहरी गया मुकदमा लड़ने, वहां वकील साहब से कुछ सुना। जब सब सुन के घर लौटा रात में, शाम को साइकिल पर, तो उसके मन ने जो कुछ सुना था, उसके दिमाग ने उन सब की जुगाली की, और जुगाली करने के बाद उसने एक निष्कर्ष अपना निकाला। वही निष्कर्ष होता है वो जिसमें वो अंदाज लगाता है कि भारी कौन है, हवा किसकी है। यही मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जिसने जीत लिया। समझ लीजिए आधी
लड़ाई उसने जीत ली। एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति थी कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, मन में पहले लड़ा जाता है। इसलिए जीता हारा भी पहले मन में जाता है, फिर मैदान पर। मैं तो हैरान था, मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि थोड़ा लेट, जैसे होता है ना भाई पेट्रोल की गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है सर्दी में, डीजल की गाड़ी घुर घुर करती रहती, धक्का लगाओ, ये करो, गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो, कंबल डालो, दिस करो, दैट करो, तब कहीं जाके स्टार्ट, लेकिन हो जाती पर चलती रहती। मुझे लगा ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है कांग्रेस, ये देर से स्टार्ट होगी, लेकिन होगी तो फिर अच्छे से होगी, फिर धुआं धुआं करेगी। नहीं हुआ। आपने कहा कि मेरा घोषणा पत्र क्रांतिकारी है, तो लक्ष्य भी तो बताइए जीतने के लिए क्या। जब सामने वाले ने एक संख्या उछाली तो आपको भी उछालना चाहिए था संख्या। अब तुलना हो रही है कि साहब वो कैसे बोल दे, किस मुंह से बोल दे, जिसमें दम था उसने बोल दिया। ये नैरेशन, ये नैरेटिव विपक्ष के लिए संकट का कारण है। जान लीजिए, आप खुद सोचिएगा कि क्या बेहतर नहीं होता कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने जैसे अपना नंबर दिया कि मेरा लक्ष्य इतना है हमारा, वैसा ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, किसी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन भी एक नंबर देता, तो देश को लगता कि हाँ भाई ये भी गंभीरता के साथ मैदानी जंग में है। और बाकी फिर जय पराजय जिसकी होगी होगी तो होती रहेगी। लेकिन 4 जून तक तो कॉलर खड़ा रहता। अब 4 को तो एक का कॉलर झुकना ही है, लेकिन 4 तक तो 3 तक तो खड़ा रहता कॉलर। लेकिन आपने वैसा उस रास्ते जाना मंजूर नहीं किया, आपने इस रास्ते पर चलना मंजूर किया कि हमको मोदी से नाराजगी है, भाजपा से नाराजगी है। क्यों? बोले ये क्यों कह रहे 400 पार। आप किसी दूसरे के लक्ष्य तय करने के अधिकार पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? कोई अब मेधावी छात्र पर कोई सामान्य छात्र ये कैसे आक्षेप कर सकता है कि मैं इसका किसी दिन बहुत देख लेना बहुत बुरा हाल करूंगा? बोले क्यों? बोले 100 में 100 नंबर लाने की कोशिश क्यों करता है? ये तो तर्क नहीं हुआ ना। आप भी करिए 100 में 100 नंबर लाने की कोशिश। मसला सिर्फ इतना सा है। और यहीं से 2024 के चुनाव का मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है आरंभ। अब इसमें कौन जीत रहा है मनोवैज्ञानिक युद्ध में, कौन हार रहा है, ये आप खुद पता करिए। चूंकि मन हमारे पास है तो मन आपके पास भी है। धन्यवाद।